गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो से हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राजा शकुंतला की आंगिक चेष्टाओं और हाव भावों को देखकर ये सोचता है कि जैसे मैं शकुंतला पे अनुरक्त हूँ, उसी प्रकार शकुंतला भी मुझ पर अनुरक्त है। इस प्रकार वो अपने मन में सोचता है। तभी नेपथ्य से पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है कि तपोवन के जीवों की रक्षा करने के लिए आप लोग समीपवर्ती हो जाए, क्योंकि दुष्यंत विचरण करने वाला राजा दुष्यंत शिकार के लिए विचरण करने वाला राजा दुष्यंत समीप में ही है। अतः आप सब यहाँ पर उपस्थित हो जाएं, समीपवर्ती हो जाएं। इस प्रकार की आवाज़ नेपथ्य में से आती है तपस्वियों के लिए। तो उसी संदर्भ में कुछ लक्षणों को व्यक्त किया गया है जिससे पता चल रहा है कि राजा दुष्यंत शिकार के लिए जंगल में उपस्थित हुआ है। तो ये श्लोक उसी बात को व्यक्त करता है, उसी बात का सूचक है कि तपोवन में उपद्रव का सूचक है। तो ये बताया गया है, देखिए। तुरग खुरहत तथा ही रेणु विटप विषक्त जलाद्र वल कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाश्य शलभ समूह इव आश्रम द्रुमेशु। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, प्राय एग्जाम में से पूछा जाता है। देखिए, तुरग खुरहत तथा ही रेणु विटप विषक्त जलाद्र वल कलेषु पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूह इव आश्रम दुमेशु। देखिए अन्वय से, तथा ही क्योंकि, तुरग खुरहतः तुरग यानी घोड़े, घोड़ों के खुरों के द्वारा, हत उड़ाई गई, घोड़ों के खुरों के द्वारा उड़ाई गई, रेणु धूल, परिणत अरुण प्रकाशः संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली। देखिए, जब धूल उड़ती है तो लाल रंग की होती है, और संध्याकालीन अरुण प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी किस प्रकार का होता है, लाल कलर का। तो ये वहाँ पर यहाँ समानता की गई है कि अश्वों के खुरों से उड़ाई गई धूल संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान, उड़ाई गई संध्याकालीन सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली रेणु धूल शलभ समूह इव किसके समान, टिड्डियों के समूह के समान, टिड्डियों के समूह के समान, विटप विषक्त जलाद्र वल्कलेशु जिनकी डालियों पर जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र गिरे हुए हैं, ऐसे आश्रम दुमेशु आश्रम के वृक्षों पर क्या कर रही है, पड़ रही है। तो यहाँ पर धूली की तुलना किससे की गई है, टिड्डी दल से की गई है। जिस प्रकार टिड्डी दल किसके लिए, कृषि के लिए हानिकारक होता है, उसी प्रकार अश्वों के खुरों से उड़ाई हुई धूल भी तपोवन में किसका सूचक है, उपद्रव का सूचक है। तो यहाँ पर आप पुनः देखिए, तथा ही क्योंकि, तुरग खुरहतः किसके द्वारा, अश्व के खुरों के द्वारा, परिणत अरुण प्रकाशः संध्याकालीन सूर्य के प्रकाश के समान लाल कांति वाली धूली, शलभ समूह इव किसके समान, टिड्डियों के दल के समान, विटप विषक्त विटप वृक्ष विषक्त जिनकी डालियों पर जल से भीगे हुए वल्कल वस्त्र सूख रहे हैं, ऐसे आश्रम दुमेशु आश्रम के वृक्षों पर क्या कर रही है, पड़ रही है। देखिए, क्योंकि घोड़ों के खुरों के द्वारा उड़ाई हुई अस्त होते हुए सूर्य की कांति के समान लाल कांति वाली धूल टिड्डियों के समान आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही है, जिनकी डालियों पर क्या सूख रहे हैं, मुनि जलों के गीले वस्त्र वल्कल वस्त्र सूख रहे हैं। तो यहाँ पर
राजा दुष्यंत के अश्वों के द्वारा उड़ाई हुई धूल आश्रम की किस पर पड़ रही है? डालियों पर पड़ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर नेपथ्य में सूचना दी गई है। देखिए, जब नाटक का मंचन किया जाता है तो जो ऐसे उपद्रव सूचक जो दृश्य होते हैं वो मंच पर दिखाई नहीं जाते और इनकी सूचना नेपथ्य पे से अथवा किसी और माध्यम से दे दी जाती है। इसलिए यहाँ पर भी ये सूचना इसका मंचन न करके इसकी सूचना मात्र किसमें से दी गई है? नेपथ्य में से दी गई है। और यहाँ पर कवि ने धूलि से शलभ समूह की सामर्थ्य का तात्पर्य किया है। जिस प्रकार शलभ समूह टिड्डी दल किसके लिए हानिकारक है? कृषि के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार यह उपद्रव भी किसके लिए हानिकारक है? तपोवन के लिए हानिकारक है। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार है और अनुप्रास आदि अलंकार है। और छंद की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पुष्पित आग्रह छंद है, अतः ये व्याकरणात्मक, यह आपका कला पक्ष है। और व्याकरणात्मक देखें तो यहाँ पर समास बड़े विटप विषक्त जलाद बल क्लेशु, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। और परिणत अरुण प्रकाश, तो परिणत अरुणस्य प्रकाश यस्य स, यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। तो इस प्रकार यहाँ पर परिणत शब्द में त प्रत्यय है और इसके अलावा प्रत्यासन्न शब्द में भी त प्रत्यय है। तो इस प्रकार यहाँ पर व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं। अब आगे हम इसी संदर्भ का श्लोक पढ़ते हैं जहाँ पर इसी उपद्रव के बारे में एक चीज और बताई गई है। ये भी श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, तीव्रा घात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतः पादाकृष्ट वृतति वलय आसंग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सरंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदना लोक भीतः। पुनः देखिए, तीव्रा घात प्रतिहत तरु स्कंद लग्न एक दंतः पादाकृष्ट वृतति वलय संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपस इव नो भिन्न सरंग यूथः धर्मारण्यम प्रविशति गजः स्यंदना लोक भीतः। देखिए, यहाँ पर भी इसी प्रकार का श्लोक बताया है कि जब राजा के घोड़े वन में प्रवेश कर रहे थे तो उनसे डरकर एक गज भाग रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से इसके आप अन्वय से देखिए इसे। स्यंदन लोक भीतः, रथ को देखने से भयभीत हुआ। स्यंदन, रथ को देखने से भयभीत हुआ। तीव्राघात प्रतिहत तरु, दौड़ने से, तीव्राघात तीव्र प्रहार से जिसने किसको तोड़ दिया है? वृक्ष की जड़ों को तोड़ दिया है। तीव्र आघात से प्रतिहत तरु, जिसने वृक्षों को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंत है और एक दांत स्कंद भाग में लगा हुआ है, जिसका एक दांत कौन से भाग में लगा हुआ है? स्कंद भाग में लगा हुआ है। पादाकृष्ट वृतति वलय आसंग संजात पाशः, कि पैरों के द्वारा खींची गई, पाद आकृष्ट पैरों के द्वारा खींची गई लताओं के समूह, वृतति वलय लताओं के समूह के लिपट जाने से संजात पाश, जिसके पैरों में क्या बन गया है? पाश बन गया है, जंजीर सा बंध गया है। भिन्न सारंग यूथ, जिसने मृगों के झुंड को तितर बितर कर दिया है या बिखेर दिया है। गज, ऐसा हाथी। तो ये सभी किसके विशेषण है? हाथी के। न तपसः, हमारी तपस्या में। मूर्त रूप विघ्न इव, किसके समान है? शरीरधारी विघ्न के समान है ऐसा हाथी। धर्मारण्यम प्रविशति, किसमें प्रवेश कर रहा है? तपोवन में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर ये सब किसके विशेषण दिए गए हैं? आपके हाथी के। दोबारा देखिए,
स्यंदन लोक भीतर रथ को देखने से डरा हुआ। तीव्र आघात प्रतिहत तरु, तीव्र आघात से जिसने क्या तोड़ दिए हैं, वृक्षों को तोड़ दिया है। स्कंद लग्न एक दंत है, जिसका एक दांत कहाँ लगा हुआ है, स्कंद भाग में या कंधे पर लगा हुआ है। पादाकृष्ट वृत्ति वलय संग संजात पाशा, कि पैरों के द्वारा खींची गई लताओं का समूह लिपट जाने से जिसके पैर में क्या बन गया है, मानो पाश जंजीर बन गई हो। भिन्न सारंग यूथ, जिसने मृगों के झुंड को तितर बितर कर दिया है। गज, ऐसा हाथी, न तपस, हमारी तपस्या में। मूर्त विघ्न, शरीरधारी किसके समान, विघ्न के समान। धर्मारण्यम प्रविशति, इस तपोवन में क्या किया है, प्रवेश किया है। तो यहाँ पर भी ये सूचना दी गई है कि राजा दुष्यंत वन में प्रवेश कर रहा है और सभी तपस्वी अपनी अपनी रक्षा के लिए क्या रहें, सचेष्ट रहें। तो यहाँ पर मूर्त विघ्न ही जो शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अलावा गज का व्यापार का वर्णन किया गया है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और भयानक रस यहाँ पर है। भाई अगर भाव पक्ष में देखते हैं तो भयानकता का वातावरण है, भयानकता से वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर महाकवि कालिदास ने भयानक रस का प्रयोग किया है। वर्णों को गणने से पता चलता है, यहाँ पर मंदाक्रांता छंद है, तो यहाँ पर 17 वर्ण है, मंदाक्रांता छंद। इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव पक्ष है। और व्याकरणात्मक में तो आप देख सकते हैं कि क्लिष्ट शैली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो भिन्न सारंग यूथा, तो सारंग भिन्नानि सारंगाणाम यूथानि। और पादाकृष्ट कहाँ से अलग हुआ, पादों पैरों से, पादाभ्याम आकृष्ट इति, पादाकृष्ट, इस प्रकार का समास यहाँ पर है। संजात समुपसर्ग पूर्वक जन धातु से त प्रत्यय है। और आघात औपसर्ग पूर्वक हन धातु से यहाँ पर घय प्रत्यय है। इस प्रकार यह कला पक्ष और भाव पक्ष की दृष्टि से अच्छा श्लोक है, उत्तम श्लोक है। अब महाकवि कालिदास इस प्रथम अंक में अंतिम की ओर बढ़ते हैं। देखिए कि राजा नगर लौटने के, राजा कहता है कि मेरी नगर लौटने की इच्छा बंद हो गई है, मेरा लौटने का मन नहीं है, मैं यहाँ पास के ही तपोवन में पड़ाव डालकर रहता हूँ। तो वह श्लोक का अंतिम श्लोक कहता है कि गच्छति पुरः शरीरम धावति पश्चादम अस्तुतम चेतः चीन अंशुक इव केतो प्रतिवातम नियमानस्य। महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन श्लोक आगे की सूचना देता है। तो देखिए, शरीरम पुरः गच्छति, यह मेरा शरीर आगे की ओर जाता है। परंतु प्रतिवातम नियमानो, परंतु हवा के विरुद्ध ले जाए जाते हुए, केतो ध्वजा के रेशमी वस्त्र के समान, चीनांशुक इव, रेशमी वस्त्र के समान। असंस्तुतम, अपरिचित सा मेरा मन पश्चात धावती, वापस किस ओर भाग रहा है, पीछे की ओर भाग रहा है। यहाँ पे ये बताया गया है कि मेरा शरीर तो आगे की ओर जाता है, परंतु हवा के विरुद्ध ले जाता हुआ पताके के सूक्ष्म रस के समान यह अपरिचित मेरा मन शकुंतला की ओर भागा जा रहा है। तो यहाँ पर इस श्लोक में सूचना दी है कि राजा का जो है आने वाला समय, आगे आने वाला अंग, कि राजा तो वहाँ जाना नहीं चाहता और राजा का मन किस ओर अटका हुआ है, शकुंतला की ओर अटका हुआ है। फिर भी उसका जो शरीर है वो किससे मिलने के लिए बढ़ रहा है, आगे सैनिकों से मिलने के लिए बढ़ रहा है। अतः वो इस स्थान को छोड़कर अपने सैन्य पड़ाव में जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रकार महाकवि कालिदास ने यह प्रथम अंक समाप्त किया है और सभी पात्र रंगमंच से चले जाते हैं और एक अंक की कथा वस्तु एक ही दिन में यहाँ पर समाप्त हो जाती है, मंचन के समय में। अब आगे द्वितीय अंक में विदूषक और राजा का वार्तालाप है, इस घटना का वर्णन है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इत्यलं शुभास्ते पंथानम संतु।